हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 28 जिसका नाम है बजट एवं अर्थव्यवस्था। हम लोगों ने समष्टि अर्थशास्त्र का यूनिट 1 और यूनिट 2 के सारे वीडियो को कवर कर लिया है। हम लोग यूनिट 3 को अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं। हम पहले यूनिट 4 पढ़ाएंगे, इसके बाद यूनिट 5 पढ़ाएंगे, इसके बाद आप लोगों को यूनिट 3 पढ़ाएंगे, ठीक है। ताकि हम लोगों को, क्योंकि देखो ये जो यूनिट 4 है जिसका नाम है बजट एवं अर्थव्यवस्था, यहाँ से इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है और वो है ये। और इस चैप्टर से एग्जाम से आप लोगों को 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पहले हम लोग इसी को कर रहे हैं। इसके बाद बाकी चैप्टर्स को करेंगे ताकि झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम का स्टूडेंट का बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम का तैयारी हो जाए। और कल से आप लोगों को पूरा अर्थशास्त्र का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, जो बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के लिए होगा, जिसको कर लेने से बिहार बोर्ड का 30 का 30 एमसीक्यू, बिहार बोर्ड का 50 का 50 एमसीक्यू बन जाएगा और झारखंड बोर्ड का 30 का 30 एमसीक्यू बन जाएगा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आखिरकार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बजट एवं अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बजट का मतलब आखिरकार क्या होता है। देखो, हम आपको पहले एकदम इजी लैंग्वेज में बजट का मतलब समझा दे रहे हैं। बजट का मतलब सिंपल है। बजट एक ऐसा विवरण होता है जो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, आय है, और वो उन आयों को किन-किन चीज़ों में व्यय करेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास जो पैसा है, हम उन पैसे को किन-किन चीज़ों में खर्च करेंगे, इसके लिए हम जो एक लिखित विवरण तैयार करेंगे, उसी विवरण को बोला जाता है बजट। बजट आय और व्यय के बीच एक लिखित विवरण होता है, ठीक है? हर कोई बजट बनाता है। एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति बजट बनाता है, घरेलू व्यक्ति बजट बनाता है, कोई बिज़नेस बजट बनाता है, सरकार बजट बनाता है। हर जगह बजट का काम होता है ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना जो पैसा है, उन पैसे को सही चीज़ों में वो खर्चा कर सके, इसी को बोला जाता है बजट। आपके घर में आपके मम्मी-पापा लोग जो भी पैसा कमा के लाते हैं 1 महीने में, वो हर 1 महीना एक बजट बनाते होंगे कि अगर मान लो वो लोग 10,000 रुपया कमा करके लाए हैं, तो वो 10,000 रुपया को किन-किन चीज़ों में खर्च करेंगे। राशन में कितना खर्च करेंगे, खाने-पीने में कितना खर्च करेंगे, बच्चों का पढ़ाई-लिखाई में कितना खर्च करेंगे, बिजली बिल कितना देंगे, घर का किराया कितना देंगे, दूध वाले को कितना पैसा देंगे, रिचार्ज वगैरह में कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना पैसा बचा के रखेंगे, बजट तैयार किया जाता है। जैसे हर कोई बजट तैयार करता है, हमेशा बजट तैयार होता है। जैसे मान लो हम अपना बताते हैं, हम लोग के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सरस्वती पूजा होता है। तो माँ शारदे का जब हम लोग पूजा करते हैं, उस समय जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट हैं, सब लोग हम लोग चंदा करते हैं और चंदा करके हम लोगों का ना 10,000 रुपए का कलेक्शन हुआ था। अब इसी 10,000 रुपए में हम लोग एक बजट तैयार किए कि 10,000 रुपए में माँ का मूर्ति में कितना खर्च करेंगे, पंडाल में कितना खर्च करेंगे, पूजा पाठ का सामग्री में कितना खर्च करेंगे, प्रसाद में कितना खर्च करेंगे, पंडित जी को दक्षिणा कितना देंगे, साथ ही साथ अगर साउंड लाना है, लाइट्स लाना है, तो कितना रुपया देंगे। और वही 10,000 रुपए में से एक ऐसा बजट तैयार किए कि वही 10,000 रुपए में सारा का सारा खर्चा हम लोगों का निकल गया। इसी चीज़ को बोला जाता है बजट, ठीक है? लेकिन यहाँ जो हम लोग बजट को पढ़ेंगे, वो बजट हम लोग हमारे पर्सपेक्टिव से या किसी संस्था के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग बजट पढ़ेंगे सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी देश का सरकार बजट कैसे बनाता है, यानी बेसिकली सरकारी बजट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन है वही चीज़ कि आय है, आय को किन-किन चीज़ों में व्यय करेंगे, इसके बारे में जो विवरण बताएगा, वही होता है बजट, ठीक? अगर आपको एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि सरकारी बजट क्या होता है, तो डायरेक्ट बोल देना कि किसी भी देश के सरकार के द्वारा 1 वर्ष के लिए जो बजट किसी भी देश के सरकार के द्वारा 1 वर्ष में उस देश के सरकार की आय और उन आयों को वो किन-किन चीज़ों में व्यय करेगा, इसका जो विवरण होता है, यही बजट होता है। इसी बजट को सरकारी बजट बोला जाता है, ठीक है? कोई भी देश का सरकारी बजट 1 साल के लिए बनाया जाता है। भारत में जो बजट का साल होता है, जिसको हम लोग वित्तीय वर्ष या लेखांकन वर्ष भी बोलते हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। यानी भारत में बजट का जो नॉर्मल अवधि होता है, वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। हमारे देश का केंद्र सरकार हर साल मार्च-अप्रैल में एक बजट लेकर के आता है और उस बजट में सरकार ये बताता है कि मेरे पास इतना रुपया आय है और हम उन आयों को इन-इन चीज़ों में खर्च करेंगे। जैसे सरकार के पास अगर मान लो 1,000 करोड़ रुपया है, तो इन 1,000 करोड़ को सरकार किन-किन चीज़ों में खर्च करेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करेगा, कृषि के क्षेत्र में कितना खर्च करेगा, रोजगार के क्षेत्र में कितना खर्च करेगा, सड़क परिवहन में कितना खर्च करेगा, सुरक्षा के क्षेत्र में कितना खर्च करेगा, उद्योग के क्षेत्र में कितना खर्च करेगा। हर एक चीज के बारे में सरकार बताता है कि देख भाई इतना आय है और हम इन चीजों में इसको खर्च करने वाले हैं। इसी को बोला जाता है बजट, आय और व्यय का विवरण, ठीक है? और भारत में बजट केंद्र सरकार द्वारा हर साल एक बार लेकर के आया जाता है। पूरे साल का बजट एक बार में बताया जाता है, ठीक है? देखो, वही यहाँ पे बोल रहा है, पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। वही बोल रहा है बजट से आशय एक ऐसे वित्तीय विवरण से होता है जो किसी निश्चित समय में आय एवं वस्तुओं पर की जाने वाली व्यय के बीच संबंध को बताता है। देखो किसके बीच? आय के बीच, और उन आय को किन-किन चीजों में खर्च करेगा उसके व्यय के बीच संबंध को बताता है। मुख्यतः बजट की व्याख्या सरकारी बजट के रूप में की जाती है। अर्थात सरकारी बजट से आशय एक वित्तीय वर्ष मतलब वही 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वाला वित्तीय वर्ष की अनुमानित आय का मतलब है सरकार के पास जो पैसा आएगा तथा व्ययों का विवरण से होता है। बजट का निर्माण मुख्यतः एक निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए किया जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। साधारण शब्दों में कहे तो भारत सरकार की एक वर्ष की अनुमानित आय तथा आयों को किन-किन क्षेत्रों पे खर्च किया जाएगा, इसका विवरण ही बजट कहलाता है। सरकार के पास कितना पैसा है और उन पैसों को सरकार किन-किन चीजों में खर्च करेगा, उसका जो विवरण होगा वही बजट कहलाता है। ठीक है? 1 सेकंड रुकना हाँ। हुँ, वही बजट कहलाता है। ठीक है? अब बजट के उद्देश्य कि कोई भी देश का सरकार आखिरकार बजट क्यों बनाता है या बजट बनाने से आखिरकार क्या मिलता है? तो देखो, बजट के निम्नलिखित कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बजट के उद्देश्यों को बताइए। तो इन पॉइंट्स को लिख करके आपको डील करना है, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देना है। बजट का पहला उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। बजट बनाने से क्या होता है? आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होता है क्योंकि सरकार बताता है बजट में ही कि वो किन-किन चीज़ों में पैसा को खर्च करेगा और किसी एक क्षेत्र का विकास नहीं होता है, हर क्षेत्र का विकास होता है क्योंकि सरकार बजट का पैसा सभी क्षेत्रों में खर्च करता है। इसके बाद आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, देश की आर्थिक नीति का निर्माण होता है और सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध होता है। तो ये बजट के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है? चलो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं बजट की संरचना। अब इसका मतलब अच्छा से समझो, बजट का संरचना मतलब क्या? हम अभी आपको बोले ना कि बजट का मतलब क्या होता है? आय और व्यय का विवरण, यानी एक ऐसा लिस्ट जो ये बता रहा है आपको कि आपके पास कितना आय है, यानी कहाँ-कहाँ से पैसा आया और उन आयों को आप किन-किन चीज़ों में खर्च करोगे। ठीक है? तो जहाँ से आय आता है उसको आय या तो फिर उसको बोला जाता है प्राप्ति। आय बोला जाता है या क्या बोला जाता है उसी को? प्राप्ति बोला जाता है कि यहाँ-यहाँ से पैसा आया है। और खर्च को खर्च बोला जाता है या व्यय बोला जाता है, इन-इन चीज़ों में खर्च होगा। और इसी का जो लिखित दस्तावेज होगा, जहाँ पे लिखेंगे सब चीज़, यही कहलाता है मेरा बजट। ठीक? अब देखो बजट 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है बजट प्राप्तियाँ और एक होता है बजट व्यय। बजट प्राप्तियाँ यानी बजट रिसिप्ट्स और बजट व्यय मतलब बजट एक्सपेंडिचर। अब आप बोलोगे कि बजट प्राप्तियाँ क्या है? तो एकदम सिंपल बात है समझो। सरकार को जहाँ से भी पैसा आता है, सरकार का आय का साधन, अब देखो हमारे देश का अगर सरकार है, केंद्र सरकार, तो भाई कहीं न कहीं से तो सरकार को पैसा आएगा, तब ना सरकार देश के विकास में पैसा को खर्च करेगा। तो कहीं से भी सरकार को जो पैसा आता है, उसी को बोला जाता है बजट प्राप्तियाँ। और सरकार जहाँ भी इन पैसे को खर्च करने वाला होता है, उसको बोला जाता है बजट व्यय। ठीक है? चलो। अब इसी चीज़ को देखो यहाँ पे हम डिटेल में समझाएँ, इस चीज़ को अच्छा से समझना। ये जो बजट प्राप्तियाँ हैं, जो पैसा सरकार को मिलेगा वो 2 तरीके से होगा। एक बजट प्राप्ति होगा, एक राजस्व प्राप्ति होगा और एक पूंजीगत प्राप्ति। प्राप्तियाँ 2 तरीके का सरकार को जो पैसा मिलेगा वो 2 तरीके का मिलेगा। एक होगा आपका राजस्व प्राप्तियाँ और एक होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। और सरकार जहाँ पैसे को खर्च करेगा यानी कि बजट व्यय, व्यय भी 2 तरीके का होगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बजट प्राप्ति क्या है और बजट प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बजट व्यय क्या है और बजट व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि बजट प्राप्ति क्या होता है। तो
तो हम जैसे अभी आपको बताएं बजट प्राप्ति के बारे में कि सरकार को जहां से भी पैसा मिलता है वो उसका बजट प्राप्ति कहलाता है। एक साल में एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को सभी साधनों से जिस कुल आय की प्राप्ति होती है उसे ही बजट प्राप्तियां कहा जाता है। ठीक है, एक साल में सरकार को जहां से भी पैसा मिला है उन पैसों को हम लोग बजट प्राप्ति बोलेंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में। अब बजट प्राप्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है राजस्व प्राप्ति और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। अब राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियां का मतलब समझो। राजस्व प्राप्ति को बोला जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट और पूंजीगत प्राप्ति को बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि राजस्व प्राप्ति क्या होता है। सरकार को कहीं से भी पैसा मिला, जैसे हमारे देश का केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार को कहीं से भी पैसा मिला है, वो पैसा जो है, हमको एक बात बताओ, अगर हमको 1,00,000 रुपया का ज़रूरत है, तो हम 1,00,000 रुपया कहाँ से ला सकते हैं? थोड़ा सोचो, कितना ज़रिया है मेरे पास पैसा लाने का? 2 ही तरीका है, या तो 1,00,000 हम खुद का लगाएँगे या 1,00,000 रुपया हम किसी से उधार माँग के लाएँगे। उधार माँग के लाएँगे का मतलब है कहीं से बैंक से लोन लेके आएँगे, अपने किसी रिश्तेदार से लेकर के आएँगे या किसी दूसरे से माँग करके लेकर के आएँगे, या तो अपना खुद का पैसा लगाएँगे या तो दूसरों से माँग के लाएँगे। यही 2 ज़रिया है पैसा लाने का। सरकार के पास भी यही 2 ज़रिया है। अगर सरकार को कहीं से ऐसा पैसा मिल रहा है, जो सरकार का ना तो किसी तरीके का सरकार के ऊपर वो कर्जा को बढ़ा रहा है और ना ही सरकार का संपत्ति को कम कर रहा है। वो सरकार का अपना पैसा है जो सरकार को मिल रहा है, उस पे हक सरकार का है। वो पैसा सरकार किसी से उधार या किसी से लोन के रूप में माँग के नहीं लाया है। वो पैसा सरकार का है और वो पैसा सरकार को मिला, उस पैसे से ना तो सरकार के ऊपर कोई कर्जा बढ़ रहा है और ना ही सरकार का कोई संपत्ति कम हो रहा है। उसी को बोला जाता है आपका राजस्व प्राप्ति। और अगर सरकार को कहीं ऐसे जगह से पैसा मिला है, जो एक तरीके से समझ लो सरकार के ऊपर उधार है, सरकार कहीं से उधार लेकर के आया है वो पैसा जो सरकार लाया है, वो सरकार के दायित्व कर्जा को बढ़ा रहा है। दायित्व कर्जा को बढ़ा रहा है और साथ ही साथ सरकार का जो परिसंपत्तियाँ हैं, उसको भी वो कम कर दे रहा है। उसका वैल्यू कम कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। क्लियर है? अब देखो समझो राजस्व प्राप्ति क्या हुआ? सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी सभी आय जो ना तो देताओं मतलब होता है कर्ज, देताओं मतलब होता है कर्ज, लायबिलिटीज, देताओं का निर्माण करती है और ना ही परिसंपत्तियों को कम करती है, उन्हें ही राजस्व प्राप्ति कहते हैं। जैसे करों से प्राप्त आय, सरकार को जो टैक्स से जो पैसा मिलता है, देखो सरकार को सबसे ज्यादा सरकार को पैसा टैक्स से मिलता है, फिर चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो और तरीके का टैक्स है जो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे यहाँ। तो सरकार को टैक्स से जो पैसा मिलता है, वो सरकार के ऊपर कोई कर्जा नहीं बढ़ाता है और ना ही सरकार को वो पैसा किसी और को देना होता है। ठीक है? फीस, लाइसेंस एवं परमिट, किसी का लाइसेंस बनवा रहा है, किसी को कोई लाइसेंस इश्यू कर रहा है, किसी का कोई परमिट बना रहा है, उससे जो सरकार को पैसा मिला, जब्त संपत्ति, दंड एवं जुर्माना, सरकार किसी के ऊपर दंड लगाया, किसी के ऊपर जुर्माना लगाया, किसी के ऊपर चालान काटा और वहां से जो सरकार को पैसा मिला वो उपहार एवं अनुदान, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय इत्यादि। और पूंजीगत प्राप्ति जस्ट इसका उल्टा, पूंजीगत प्राप्ति सरकार के लिए दायित्व बढ़ा देगा, सरकार के ऊपर एक तरीके का वो कर्जा होगा, पैसा तो मिला लेकिन एक तरीके का वो कर्जे के तरह से मिला है। सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी कोई भी आय जो देताओं का निर्माण करती हो या परिसंपत्तियों को कम कर देती है, तो उन्हें ही पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। जैसे ऋणों की वसूली करना, ऋणों पर उधार लेना, सार्वजनिक उद्यमों के अंशपत्रों का विनिवेश करना इत्यादि। ठीक है, सेम ऐसे ही जब सरकार जहां पैसा को खर्च करेगा, एक साल में सरकार जिन जगहों पे पैसा को खर्च करता है उसको हम लोग बजट व्यय बोलते हैं। सरकार के द्वारा एक वर्ष में जितनी भी राशि व्यय की जाती है उसे ही बजट व्यय कहा जाता है। अब अगर सरकार पैसा खर्च करेगा तो सेम वही चीज है, दो तरीके से खर्च करेगा। सबसे पहले सुन लो, राजस्व व्यय होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय से आशय सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में की जाने वाली उस अनुमानित व्यय से होता है जो ना तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण करती है और ना ही देताओं में कमी करती है। यानी सरकार पैसा तो खर्च कर रहा है, लेकिन ये पैसा जो सरकार खर्च कर रहा है इससे ना तो सरकार के ऊपर का कर्जा कम होगा और ना ही सरकार का एसेट को बढ़ाएगा। तो ऐसे खर्चों को बोला जाते हैं हम लोग आपका राजस्व व्यय। जैसे अगर सरकार मान लो विधवा पेंशन दे रहा है, नहीं होता है किसी को विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, आपका बेरोजगारी भत्ता मिलता है और भी कई तरीके का सरकार जो है वो पैसा देता है। तो इन पैसे को देने से सरकार के ऊपर कोई कर्जा कम नहीं होता है और ना ही तो सरकार का एसेट
बढ़ता है। ठीक है? वृद्धा पेंशन दे रहा है, छात्रवृत्ति दे रहा है, बेरोजगारी भत्ता दे रहा है इत्यादि। तो इससे सरकार के ऊपर का कोई भी लायबिलिटी कम नहीं होता है। ठीक है? और दूसरा पूंजीगत व्यय, जस्ट उसका उल्टा। पूंजीगत व्यय का मतलब है जब सरकार पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन जब सरकार ये पैसा खर्च कर रही है ना, तो इससे सरकार के ऊपर का कर्जा कम हो जा रहा है। ठीक है? सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किया गया ऐसे सभी व्यय जो सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयताओं को कम करता है, उन्हें ही पूंजीगत व्यय कहा जाता है। आ गया मेरा बात समझ में? इतना याद रखना, ठीक है? चलो, अब पूरे बजट को हम लोग एक झलक में समझते हैं। अभी हम आपको बजट के बारे में जो भी चीज़ समझाए हैं, पूरा का पूरा बजट यहाँ पे दिया हुआ है। सरकारी बजट देखो, एक होता है बजट प्राप्ति, एक होता है बजट व्यय। बजट प्राप्तियाँ में राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, बजट व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्ति में यहाँ-यहाँ से पैसा आएगा, पूंजीगत प्राप्तियों में यहाँ से पैसा आएगा, सरकार उधार ले लिया है। हम आपको एक बात नॉर्मल पूछ रहे हैं, हमको सोच के थोड़ा-सा बताना, ठीक है? चलो, मान लो अगर सरकार को टैक्स से पैसा मिला, किससे? टैक्स से, तो वो क्या कहलाएगा सरकार के लिए? राजस्व प्राप्ति कहलाएगा। और अगर सरकार कहीं से उधार पैसा लाया है, तो वो कहलाएगा पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है? व्यय, जो सरकार पैसा खर्च किया है, अगर सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन में पैसा खर्च कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग राजस्व व्यय। और अगर सरकार देश के विकास के लिए पैसा खर्च कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूंजीगत व्यय। आया समझ में? इतना आपको याद रखना है। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कर क्या है? अब देखो ऊपर हम लोग पढ़े थे ना कि सरकार को जो पैसा मिलता है उसमें कर सबसे बड़ा स्रोत होता है उसका। 1 सेकंड देना, हाँ। सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? कर था। सरकार का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? कर था ना? तो देखो थोड़ा-सा कर के बारे में सुनना। अब थोड़ा-सा बजट से हम लोग हट रहे हैं। अब थोड़ा कर के बारे में पढ़ते हैं। कर का मतलब होता है टैक्स। अब टैक्स क्या होता है समझना। हम आपको नॉर्मल बता रहे हैं। कर क्या होता है पहले वो समझना जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स। देखो, किसी भी देश के लोगों के द्वारा अपने देश के सरकार को जो पैसा दिया जाता है या किसी भी देश के सरकार को अपने देश के नागरिकों के द्वारा जो धनराशि मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसी को बोला जाता है कर। कर मुख्यतः जैसे हम लोग अगर भारत का बात करें, तो हम लोग भी देखो, हम लोग बोल देते हैं ना कि पूरे देश को वो सरकार चला रहा है, पूरे देश को वो सरकार पैसा दे रहा है। नहीं, सरकार कुछ नहीं करता है। भाई सरकार तो टैक्स तक नहीं भरता है। सरकार का सारा खर्चा तो हम लोग उठाते हैं, आम जनता लोग। हम लोग उठाते हैं सारा खर्चा। यहाँ के नागरिक लोग उठाते हैं। क्या लगता है सरकार लोग जो बड़ा-बड़ा बंगला में रहता है, सरकार लोग जो महँगा-महँगा गाड़ियों में घूमता है, क्या अपना पैसा से घूमता है वो लोग? कुछ नहीं। उन सारे चीज़ों का खर्चा हम लोगों का टैक्स से जाता है पैसा। इसीलिए ना भारत में इतने अलग-अलग तरीके का टैक्स लगाया जाता है। हर चीज़ में टैक्स, इसमें टैक्स, उसमें टैक्स, ये करो तो टैक्स, वो करो तो टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझना कर का मतलब क्या होता है कि हमारा देश यानी भारत सरकार को हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो पैसा मिलता है, वही कहलाता है कर। अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर कर लगा है, तो उसको कर का भुगतान करना होगा। अगर वो कर का भुगतान नहीं करता है, तो उसको दोषी माना जाएगा और उसके लिए भारत में कर से संबंधित बहुत कठोर नियम कानून है। ठीक? अब ये जो बेसिकली कर होता है, उसको 2 कैटेगरी में बाँटा जाता है। एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर, एक होता है प्रत्यक्ष कर जिसको बोला जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष कर, दूसरा होगा आपका अप्रत्यक्ष कर जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखो, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है एक ऐसा कर, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है एक ऐसा कर जो जिस व्यक्ति पे लगाया है उसका भुगतान उसे ही करना होगा। कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदला नहीं जा सकता है। अगर मान लो प्रत्यक्ष कर मेरे ऊपर लगा है, हम उसका कराघात हैं, तो हम ही को उसका कर का पेमेंट करना होगा। हम अपने कर के भार को किसी दूसरे व्यक्ति को दे नहीं सकते हैं। इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर मुख्यतः आय कर पे लगाया जाता है यानी कि इनकम टैक्स। हम 1 साल में जो पैसा कमाए, मेरे पैसे के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होगा इनकम टैक्स। उसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा है, तो उसका पेमेंट हम ही को करना होगा। ठीक? दूसरी ओर होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है ये कर लगाया तो किसी और के ऊपर जाता है, लेकिन इस कर का भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। ये कर लगाया किसी और पे जाता है,
लेकिन अंतिम रूप में इसका भुगतान कोई और कर जाता है, यानी यहाँ कराघात और करापात दोनों अलग-अलग व्यक्ति होता है। जैसे अगर भारत में जीएसटी का बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बात करें, तो जीएसटी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अप्रत्यक्ष कर का। और अगर प्रत्यक्ष कर का बात करें, तो जो आय कर होता है यानी कि जो इनकम टैक्स होता है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका प्रत्यक्ष कर का। आया समझ में? चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साइड में पहले इसको अच्छा से लिख लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हो गया? चलो, और ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ यहाँ यहाँ पे सीखना है आपको, लंबा होगा काफ़ी। अब देखो कर क्या होता है? कर किसी देश की व्यक्ति, संघ या संस्थाओं द्वारा देश के सरकार को दिया जाने वाला राशि होता है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था कर का उत्तरदायी होता है, तो उसे कर का भुगतान करना अनिवार्य होता है। कर किसी भी देश की सरकार की आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है? अब देखो कर के बारे में यहाँ पे बताए हैं कि कर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कर अनेक प्रकार का होता है। जैसे अभी हम बोले ना प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, इसी में देखो ये कई तरीके से तोड़ा। एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, तीसरा होता है अनुपातिक कर, फिर होता है अ, प्रगतिशील कर, फिर होता है प्रतिगामी कर, फिर होता है मूल्यानुसार कर और होता है विशिष्ट कर। अब एक बार हम लोग थोड़ा-सा इन सभी करों का मतलब बताते हैं। हालाँकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तो हम लोग जान गए, लेकिन एक बार फिर से हम लोग सारे कर के बारे में पढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर, ठीक? अब जैसा कि हम अभी आप लोगों को प्रत्यक्ष कर के बारे में बताएँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये कर लगता है, इस कर का भुगतान उसे ही करना पड़ता है। कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदला नहीं जा सकता। ये कर जिस व्यक्ति पे लगता है, उसको बोला जाता है कराघात और जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है, उसको बोला जाता है करापात। कराघात, करापात, कराघात, करापात। तो प्रत्यक्ष कर की दशा में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है? जैसे कि इनकम टैक्स जो है, वो प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखो, बोला गया है प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसका भुगतान उसे ही करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इसमें कराघात यानी इम्पैक्ट तथा करापात यानी कि इंडिसिस दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, व्यय आदि। इन्हें ही बोला जाता है प्रत्यक्ष कर। अब आप बोलोगे कि सर कराघात क्या होता है? कराघात का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके ऊपर टैक्स लगा है, इम्पैक्ट उसको बोलते हैं। और जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है उसको इंडिसेस बोला जाता है यानी कि करापात। और यहाँ कराघात, करापात दोनों एक ही व्यक्ति होगा। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर ठीक इसका उल्टा है, ठीक है? और देखो ये एग्जाम्पल है आपका थोड़ा-सा प्रत्यक्ष कर का, आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, व्यय कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर सुनो, जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है परंतु इसका आंशिक या पूर्ण भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है, तो इसे ही अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसे परोक्ष कर के नाम से भी जाना जाता है। इस कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित किया जा सकता है। इसमें कराघात तथा करापात दोनों अलग-अलग व्यक्ति होते हैं, जैसे वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उत्पादन कर यानी कि एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी, विक्रय कर यानी कि सेल टैक्स इत्यादि। ठीक है? आया मेरा बात समझ में? अब आप बोलोगे सर कैसे? अगर अप्रत्यक्ष कर किसी दूसरे व्यक्ति पे लगाया है तो उसका भुगतान कोई और व्यक्ति क्यों करेगा सर? हम बताते हैं कैसे। ठीक है? हम अगर मोबाइल फ़ोन जाकर के खरीदते हैं, तो पता है मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे ना तो जीएसटी हम भरेंगे, 18% जीएसटी भरा जाता है। मोबाइल फ़ोन में कितना परसेंट जीएसटी भरा जाता है? मोबाइल फ़ोन में जीएसटी भरा जाता है 18%, जो सीजीएसटी, एसजीएसटी में कट जाएगा। अब ये जो 18% जीएसटी है, वो एक्चुअल में मेरे ऊपर नहीं लगना था। क्योंकि भाई हम तो सामान को बनाए नहीं थे, तो ये टैक्स लगा था उसके ऊपर जो इस सामान को बनाया था। लेकिन उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाया था, लेकिन उसका वसूली कौन किया? मेरे द्वारा। करापात वो था, उसके ऊपर टैक्स गिरा था, लेकिन भुगतान हम किए, करापात हम बने। इसीलिए इस कर को बोला जाता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है? अब देखो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट पूछेगा कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में प्रमुख अंतर को बताओ। तो चलो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में प्रमुख अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष कर लिखे हैं, वहाँ अप्रत्यक्ष कर। अर्थ यह यह अ, वह कर यह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भुगतान उसे ही करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर में यह कर किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन इसका भुगतान कोई अन्य व्यक्ति करता है। संबंध, कैसा संबंध होता है? यह मुख्य रूप से आय पर लगने वाला कर होता है। प्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से किस पे लगता है?
आय पर, जबकि अप्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है। कर का भार, याद रखना, प्रत्यक्ष कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टाला नहीं जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर के भार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में टाला जा सकता है। गतिशील, यह कर प्रगतिशील होता है और आय में वृद्धि के साथ-साथ इसमें भी वृद्धि होती है। सही बात है। प्रत्यक्ष कर ना इनकम पे लगने वाला टैक्स है। जैसे-जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे-वैसे टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है? लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। यह कर प्रगतिशील नहीं होता है। ठीक है? आगे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष कर का आयकर, संपत्ति कर इत्यादि। अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है वस्तु तथा सेवा कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, विक्रय कर इत्यादि। वस्तु एवं सेवा कर भारत में जब आया ना अप्रत्यक्ष कर ये, तो इससे पहले जितने भी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर था उन सारे अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया गया। अब भारत में जो है वो सभी वस्तुओं पे इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो है वस्तु तथा सेवा कर यानी जीएसटी लगाया जाता है। अब बाकी का जो 1-2 कर था उसको भी जान जाते हैं। अब सुनो ध्यान से अनुपातिक कर क्या होता है? अनुपातिक कर वह कर होता है जिसमें सभी आय स्तरों पर एक समान दर से कर लगाया जाता है। अर्थात चाहे आय घटे या बढ़े परंतु कर की दर समान बनी रहती है। इस प्रकार अनुपातिक कर की दर निर्धन व्यक्तियों एवं धनी व्यक्तियों के लिए एक समान होता है। तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है, चाहे तुम्हारा पैसा घट रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार बोला है कि इस चीज में इतना टैक्स लगेगा तो लगेगा, खत्म। अगर सरकार बोला है कि 10% टैक्स लगेगा तो 10% टैक्स लगेगा। फिर चाहे तुम्हारा इनकम मान लो अगर 10,000 है तो भी 10% लगेगा। तुम्हारा इनकम अगर 20,000 है तो भी उतना ही लगेगा। तुम्हारा इनकम अगर 50,000 है तो भी इतना लगेगा। सरकार के द्वारा तय कर दिया गया है कि भाई 10% लगेगा तो लगेगा। हम बस समझा रहे हैं इस चीज को, ठीक है? इनकम के बढ़ने या घटने से परसेंटेज वही रहता है। ठीक है? प्रगतिशील कर, प्रगति मतलब समझ में आ रहा है? जैसे-जैसे आपका पैसा बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ते जाएगा। बोल रहा है प्रगतिशील कर वह कर होता है जिसकी दर आय बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाती है। प्रगति कर में कम आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से कर लगाया जाता है। अर्थात जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे इसकी दर भी बढ़ती जाती है। जैसे सपोज कर लो 1,000 तक बोला है, मान लो कि 1% टैक्स लगेगा। मान लो 2,000 तक में 2% टैक्स लगेगा। मान लो 10,000 में आपका 5% टैक्स लगेगा। तो जैसे-जैसे आपका आय बढ़ रहा है वैसे-वैसे आपका कर का दर बढ़ते जा रहा है। इसी को बोला जाता है प्रगतिशील कर। प्रोग्रेस हो रहा है टैक्स। आय बढ़ते जाएगा, इधर से आपका टैक्स भी बढ़ते जाएगा। ठीक है? आगे नेक्स्ट आते हैं प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर देखो क्या होता है ना, ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए ना बहुत डेंजर है। भाई प्रतिगामी प्रतिगामी कर क्या होता है कि कम पैसा है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा और ज़्यादा पैसा है तो कम टैक्स लगेगा। यानी हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के पास पैसा कम है तो भाई ज़्यादा टैक्स भरो और जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो कम टैक्स भरेगा। आ रहा है समझ में? ऐसे कर को बोला जाता है प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है। अर्थात जैसे-जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है, कर की दरें घटती जाती है, इसके अंतर्गत कम आय पर अधिक दर से कर लगाया जाता है, जबकि अधिक आय पर कम दर से कर लगाया जाता है। ले बेटा, क्या बात है? हाँ, गजबे है ससुरा। अगर किसी के पास पैसा कम है तो टैक्स ज़्यादा लगेगा और किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो टैक्स कम लगेगा और किसी के पास पैसा कम है तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। वाह रे सरकार वाह! लाठी भी तुम्हारा, भैंस भी तुम्हारा। ठीक है? विशिष्ट कर यानी स्पेशल टैक्स। जब किसी वस्तु पर उसके वजन या आकार के अनुसार अथवा उसकी इकाई के अनुसार कर लगाया जाता है तो उसे ही विशिष्ट कर कहा जाता है। ये स्पेशल टैक्स होता है जो कोई वस्तु का साइज कितना बड़ा है, साइज कितना छोटा है, वजन कितना ज़्यादा है, वजन कितना कम है, कितना मूल्यवान वस्तु है, कितना साधारण वस्तु है, ये सब देख करके उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, वही होता है विशिष्ट कर। ठीक है? आगे मूल्य अनुसार कर। मूल्य अनुसार कर का मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, वस्तु के मूल्य पर लगने वाला कर, यानी वस्तु का जैसा मूल्य होगा वैसा कर लगेगा, उसी को बोला जाता है मूल्य अनुसार कर। अब ये हम लोग बजट के बारे में पढ़ लिए। सॉरी माफ कीजिए, बजट नहीं कर के बारे में पढ़ लिए। अब वापस आ जाओ बजट पे, जहाँ से गाड़ी चला था दोबारा वहीं गाड़ी आके स्टार्ट हो रहा है अब। ठीक है? अब आते हैं हम लोग बजट के प्रकार में।
अब ध्यान से ये इस चीज को समझना, कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि बजट के प्रकारों को बताओ, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछता है कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना गुरुजी बजट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरा संतुलित बजट जिसको बैलेंस बजट बोलते हैं, और दूसरा होता है असंतुलित बजट जिसको अतिरिक्त बजट या बचत का बजट या घाटे का बजट कहते हैं। अब ध्यान से इस चीज को समझना, हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं ये जो हम लोगों का बजट होता है, बजट ये दो तरीके का होगा। कितने तरीके का? दो तरीके का। एक होता है हम लोग का संतुलित बजट। कौन सा बजट? संतुलित बजट। संतुलित बजट। और दूसरा होता है हम लोगों का असंतुलित बजट। असंतुलित बजट। अब ध्यान से समझना कि संतुलित बजट और असंतुलित बजट क्या होता है। अच्छा, असंतुलित बजट में दो चीज आएगा, ठीक है। एक दो चीज आएगा, या तो फिर अधिक होगा या तो बजट क्या होगा? अधिक होगा या बजट कम होगा। देखो हम सिंपल सा बात है, हाँ। तराजू है मेरे पास, एक तराजू है। देखो बजट बाबा एक तराजू है। तराजू का एक साइड आय है और एक साइड व्यय है। यही ना बजट होता है। मान लो कि आय और व्यय, एक ऐसा बजट बनाए जिसमें मेरा आय और व्यय दोनों बराबर है। आय और व्यय दोनों बराबर है। आय और व्यय दोनों बराबर है। ऐसे बजट को बोला जाता है संतुलित बजट। जितना पैसा है उतना ही पैसा खर्च करेंगे। सिंपल, ना तो पैसा बचाएंगे और ना ही कम होगा तो किसी से मांगेंगे, ना उधार लेंगे, ना ना ना। दोनों साइड बराबर रखेंगे, आय और व्यय बराबर। ऐसे बजट को बोला जाता है संतुलित बजट। और अगर यही सेम चीज ऊपर नीचे हो जाए, या तो आय ज्यादा हो जाए या तो फिर व्यय ज्यादा हो जाए, तो इस बजट को बोलते हैं असंतुलित बजट। अब असंतुलित बजट में दो चीज होगा, या तो फिर आय ज्यादा हो गया और व्यय कम हुआ। आय ज्यादा हुआ है तो इसी को बोला जाता है आधिक्य बजट या बचत का बजट। और जस्ट इसका उल्टा, अगर व्यय ज्यादा हो गया, व्यय ज्यादा हो गया, आय कम है, तो इसको बोला जाता है घाटे का बजट। आया समझ में? तो वही चीज हम यहाँ पे आप लोगों को समझाए हैं। संतुलित बजट होता है असंतुलित। असंतुलित में दो चीज होगा, या तो अधिक आय होगा, या तो आय क्या होगा? अधिक होगा, या तो फिर आय क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब है क्या अधिक होगा? व्यय अधिक होगा। आया मेरा बात समझ में? ठीक है। इसी चीज को देखो अभी हम यहाँ पे नीचे समझा रहे हैं आपको। देखो सेम वही चीज को, बजट दो तरीके का, संतुलित बजट, असंतुलित। असंतुलित बजट में दो बजट, आधिक्य या अतिरिक्त बजट और घाटे का बजट। अब हम लोग एक बार इन तीनों का मतलब एक बार हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले संतुलित बजट क्या होता है वो समझो, जो हम अभी बताएं वही चीज। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि संतुलित बजट क्या होता है, इसको लिख देना, पूरा पे पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है। संतुलित बजट, संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। संतुलित बजट का आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई सारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों संतुलित बजट लागू करने के पक्ष में थे, परंतु सन 1930 की वैश्विक महामंदी के फलस्वरूप संतुलित बजट की आलोचना की गई। प्रोफेसर किन्स के अनुसार विकसित देशों में महामंदी तथा बेरोजगारी के समाधान के लिए और अर्धविकसित देशों के विकास अर्धविकसित देशों के विकास के लिए संतुलित बजट उपयुक्त नहीं है। पहले हर अर्थशास्त्री को यही लगता था ना कि संतुलित बजट सबसे अच्छा है। भाई जितना पैसा है उतना पैसा खर्च करेंगे, भाई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब 1930 में आर्थिक महामंदी आया, उस समय लोगों के पास पैसा ही कम। हम आपको नॉर्मल पूछते हैं, अगर आप 100 रुपया कमाएं और 100 का 100 रुपया अगर आप खर्च कर दिए, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 100 रुपया कमाएँ और 100 का 100 खर्च किए, कुछ पैसा बचाइबे नहीं किए हैं, कुछ पैसा बचा के रखे ही नहीं है। कल को अगर आपको दुःख तकलीफ होगा, आपके घर परिवार में पैसा का ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या सबके यहाँ भीख माँगते फिरोगे कि भाई दे दो पैसा, इलाज करना है, दे दो पैसा, ये करना है? नहीं ना। तो इसीलिए भाई किसी भी देश के विकास के लिए, या ऐसा देश जो क्या है हम लोगों का विकासशील देश है, उन देशों के लिए संतुलित बजट सही नहीं है। ये प्रोफेसर किन्स का मानना था। आया समझ में? क्योंकि संतुलित बजट के द्वारा इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। तो संतुलित बजट का मतलब फॉर्मूला सिंपल है। संतुलित बजट इज इक्वल टू सरकारी आय इज इक्वल टू सरकारी व्यय। सरकार का जो पैसा है और सरकार का जो व्यय है, जब वो दोनों बराबर होगा तो संतुलित बजट बोलेंगे। जैसे तराजू है एक, क्या है ये? एक तराजू है। क्या ये? एक तराजू है, और इस तराजू का नाम है यहाँ पे बजट। ये एक तराजू है। इधर है सरकार का आय,
इधर है सरकार का आय और यहाँ है सरकार का व्यय। जब आय और व्यय दोनों बराबर होता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे ही हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट। आ गया समझ में बात? ठीक है? चलो, अब आते हैं असंतुलित बजट। तो जैसा हम अभी बताएँ, असंतुलित बजट का मतलब है कि आपका बजट सरकारी आय और सरकारी व्यय बराबर नहीं होगा। या तो सरकारी आय ज़्यादा है या तो फिर सरकारी व्यय ज़्यादा है, लेकिन बराबर नहीं होगा। ठीक है? आ गया असंतुलित बजट का मतलब समझ में। अब असंतुलित बजट में सबसे पहले अतिरिक्त बजट क्या होता है? अतिरिक्त बजट का मतलब सिंपल सा बात है कि आय ज़्यादा है और व्यय कम है। सिंपल सा बात है, अतिरिक्त बजट जिसको हम लोग बचत का बजट भी बोलते हैं, इसका मतलब है अतिरिक्त बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होती है। यानी सरकार का जो अनुमानित आय है, उसका सरकार का अनुमानित व्यय से अधिक होगा। यानी सरकार को जहाँ से भी पैसा मिलेगा, वो सरकार जहाँ भी पैसा खर्च करेगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक है? यही चीज़ देखो फ़ॉर्मूला लिखे हैं, अतिरिक्त बजट इज़ इक्वल टू सरकार के अनुमानित आय बड़ा होगा किससे? सरकार के अनुमानित व्यय से। और जब इसी चीज़ को पलट दिया जाए, यही चीज़ पलट जाएगा उधर, तो वही मेरा क्या बन जाएगा यहाँ? घाटे का बजट बन जाएगा। अबरी बार पलट गया सिचुएशन। ठीक है? देखो, घाटे का बजट में क्या हुआ? कुल व्यय माइनस कुल आय, यानी कि घाटे का बजट मतलब कुल व्यय ज़्यादा है और कुल आय कम है। यानी सरकार पैसा ज़्यादा खर्चा किया है, लेकिन सरकार के पास पैसा कम है, यानी बजट घट गया, बजट में घाटा हो गया। ठीक है? देखो, घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार के अनुमानित आय, सरकार के अनुमानित व्यय, सरकार के अनुमानित आय से अधिक होता है। अर्थात कुल आय, कुल व्यय, कुल आय के अंतर को ही घाटे का बजट कहा जाता है। आया समझ में? ठीक है? चलो आगे। अब देखो घाटे बजट का प्रकार, ऊपर जो हम लोग घाटे का बजट पढ़े ना, घाटे का बजट 3 प्रकार का होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है? घा भा बाटा अरे यार क्या बोल रहे हैं? बजट घाटा का प्रकार। भारत सरकार के वार्षिक बजट में 3 प्रकार के घाटा बजट को सम्मिलित किया जाता है। अगर सरकार बजट लेकर के आता है, तो उस बजट में अगर सरकार को घाटा हुआ है, तो वो इन्हीं 3 तरीके के बजट को दिखाता है। एक होता है राजस्व घाटा जिसको रेवेन्यू डेफिशिएट बोलते हैं। दूसरा होता है राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिशिएट बोलते हैं। तीसरा होता है प्राथमिक घाटा जिसको प्राइमरी डेफिशिएट बोलते हैं। हर एक चीज़ अब इन तीनों का मतलब हम अच्छा से समझाएँगे, अच्छा से कॉपी में एज़ इट इज़ नोट डाउन करके इसको रखोगे। ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले राजकोषीय घाटा क्या हो राजस्व घाटा क्या होता है ध्यान से समझना। ठीक है? थोड़ा-सा इसको ऊपर कर दे रहे ताकि एक बार में स्क्रीनशॉट हो जाए आप लोग का। हो गया? ठीक है, देखो मेरा जैसे टीचर मिलेगा कहीं, हम खुद अपना नोट शेयर करके बोल रहे हैं लिख लो डिट्टो यही चीज़, बम-बम रहो लिख के। अब ध्यान से सुनो हाँ, राजस्व घाटा क्या होता है? जब सरकार का कुल राजस्व जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, अर्थात शुद्ध आय शुद्ध व्यय से कम हो जाता है, यानी सरकार के पास आय कम है और सरकार व्यय ज़्यादा कर दिया है, तो इसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है। यानी सिंपल बात है, सरकार के पास पैसा कम है, आय कम है, सरकार के पास खर्चा ज़्यादा है। सरकार के पास जो शुद्ध आय है, वो शुद्ध खर्चा से कम है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग राजस्व घाटा। ठीक है? आगे, यह घाटा तब देखा जाता है जब राजस्व या व्यय की वास्तविक राशि बजट के बताए गए राजस्व या व्यय के अनुरूप नहीं होती है। यानी अगर सरकार ये मान के चल रहा था कि मेरे पास पैसा इतना है और हमको खर्चा तो इतना ही करना है, लेकिन सडनली भाई खर्चा उससे ज़्यादा करना पड़ गया, जितना पैसा था उससे ज़्यादा हो गया खर्चा, तो उसी को बोला जाता है राजस्व घाटा। ऐसी स्थिति में सरकार उधार लेकर या अपनी संपत्तियों को बेचकर इसकी पूर्ति करता है। अब देखो अगर सिंपल सा बात है, अगर हम भी हैं, मेरे भी ऊपर अगर कर्जा बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे? या तो किसी और आदमी से उधार ला करके उसका पैसा चुका देंगे या नहीं तो फिर मेरे पास कोई सामान है तो बेच देंगे। साइकिल बेच देंगे, मोबाइल फ़ोन बेच देंगे, स्कूटर बेच देंगे, घर बेच देंगे, सोना-चांदी गिरवी रख देंगे और पैसा ला करके देंगे। तो सरकार भी सेम यही चीज़ करेगा, या तो किसी से उधार ला करके पैसा को पेड कर देगा या तो फिर अपना कोई एसेट को सरकार यानी अपना कोई संपत्ति को सरकार बेच के उस खर्चा का पेमेंट कर देगा। आगे बोल रहा है ऐसी स्थिति हाँ, ठीक है। आगे बोल रहा है राजस्व घाटे में पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्ययों की मदों को शामिल नहीं किया जा सकता है। यह सरकार की दैनिक वित्तीय स्थिति को बताता है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को याद रखना। इस चीज़ को यहाँ से, इस चीज़ को याद रखोगे। हाँ, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। राजस्व घाटे में
पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्ययों को शामिल नहीं किया जाता है। यहां सरकार का दैनिक दैनिक जो वित्तीय खर्च होता है उसको सरकार दिखाता है। ठीक है, दैनिक याद रखना, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्ययों को नहीं दिखाया जाता है, ये याद रखना। राजस्व घाटा बराबर राजस्व आय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। उसी को पलट के लिख दिया। जब राजस्व व्यय ज्यादा होगा, राजस्व आय कम होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे आपका, उसी को हम लोग बोलेंगे राजस्व घाटा। ठीक है, आगे आते हैं राजकोषीय घाटा, जिसको फिक्सड डिफिशिएट बोलते हैं। ये क्या होता है? देखो, फिक्सड डिफिशिएट में बोल रहा है राजकोषीय घाटा का संबंध सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के आयों, दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर से होता है। जब सरकार की कुल व्यय, जब सरकार की कुल व्यय, और ये जो कुल व्यय होगा सरकार का, इसमें दोनों शामिल होगा, यानी राजस्व व्यय भी होगा और पूंजीगत व्यय भी होगा। ठीक है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों। कुल प्राप्तियां जिसको उधार छोड़कर से अधिक होती है, तो इसे ही राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला में आपको राजकोषीय घाटा का मतलब समझ में आ जाएगा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, और कुल प्राप्तियां में उधार वाला पैसा छोड़ के, और ये जो कुल व्यय है इसमें दोनों आएगा, यानी कुल व्यय में राजस्व प्राप्ति भी आए, राजस्व व्यय भी आएगा और पूंजीगत व्यय भी आएगा, दोनों आएगा। ठीक है, दोनों आएगा यहाँ पे, दोनों चीज। ठीक है, या इसी को ऐसे बोल दो, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय ज्यादा होगा किससे? कुल प्राप्तियां से, जिसमें उधार को छोड़ के, उधार को छोड़ के जितना भी पैसा मिला वो होता है। ठीक है, उधार को छोड़ के। अब आते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है। देखो, प्राथमिक घाटा का मतलब होता है, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर होता है। यहाँ देखो, प्राथमिक घाटा बराबर ये जो राजकोषीय घाटा था, उस राजकोषीय घाटे में से अगर ब्याज को माइनस कर देंगे, सरकार कहीं से लोन लाया है तो ब्याज तो चुकाएगा ना, उस ब्याज को घटा दो, तो ब्याज को घटा करके जो घाटा होता है वो होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा यह बताता है कि देश की सरकार को कितने ऋणों की आवश्यकता है, ये बताता है कि सरकार को कितना और लोन का जरूरत है। प्राथमिक घाटा से यह भी पता चलता है कि सरकार को ब्याज के भुगतान के अलावे अपने और खर्च चलाने के लिए कितने ऋणों की आवश्यकता है, यानी सरकार को अपना देश को चलाने के लिए यानी लोन के अलावे और कितना पैसा का जरूरत होगा। इसे सकल प्राथमिक घाटा भी कहा जाता है, सकल प्राथमिक घाटा भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, और भी कुछ-कुछ होता है। एक प्राथमिक घाटा हुआ ना, थोड़ा-सा इसको भी सुन लो। शून्य प्राथमिक घाटा क्या होता है? हालाँकि ये एग्ज़ाम में तो कभी नहीं पूछा है, लेकिन चूँकि सिलेबस में था, इसलिए हम थोड़ा-सा आपको बता दे रहे हैं। शून्य प्राथमिक घाटा क्या होता है? शून्य प्राथमिक घाटा यह स्पष्ट करता है कि सरकार केवल इसलिए ऋण ले रही है, ताकि वह अपने ब्याज के भुगतान दायित्वों को पूरा कर सके। यानी सरकार जो लोन ले रहा है, वो सिर्फ़ इसलिए ले रहा है ताकि वो अपने ब्याज का भुगतान कर सके। शून्य प्राथमिक घाटा होने पर सरकार ब्याज भुगतान के अपने दायित्वों के अलावे किसी अन्य खर्चों के लिए अपने वर्तमान ऋणों में वृद्धि नहीं करती। अगर कोई सरकार ये दिखा रहा है कि शून्य प्राथमिक घाटा है, इसका मतलब समझ जाना कि सरकार को ये घाटा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ ऋण का ब्याज देने में इस पैसे को खर्च किया, इसके अलावे कुछ नहीं। ठीक है, कहीं और ये पैसा खर्चा नहीं हुआ है। यह राजकोषीय अनुशासन का सूचक होता है। यह राजकोषीय अनुशासन का क्या होता है? सूचक होता है। ठीक है, आगे कुछ और है क्या? हाँ, अब देखो उन तीनों घाटे में अंतर। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछता है, तीनों घाटा में तो नहीं पूछता है, कई बार राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में ही अंतर पूछा है कई बार। लेकिन चलो एक बार हम लोग तीनों में अंतर कर लेते हैं। हालाँकि एग्ज़ाम में तीनों में अंतर कभी नहीं पूछा है, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो राजस्व घाटा का मतलब क्या बताए थे अभी? राजस्व घाटा का मतलब क्या बताए थे अभी? राजस्व घाटा का मतलब बोले थे ना, यह सरकार के राजस्व व्यय तथा राजस्व आय के अंतर को बताता है। ठीक, राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा में सरकार की कुल व्यय में दोनों, ये राजस्व व्यय भी और पूंजीगत व्यय भी दोनों आता है, तथा कुल आय यानी कि उधार को छोड़कर के अंतर को बताता है। प्राथमिक घाटा का मतलब या राजकोषीय घाटा, ये जो राजकोषीय घाटा है, इससे जब माइनस कर देंगे ब्याज को, तो मेरा निकल करके आ जाएगा प्राथमिक घाटा। या राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज के अंतर को बताता है। ठीक,
राजस्व घाटा में देखो क्या लिख रहा है, यह सरकार के द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ये बताता है राजकोषीय घाटा यह सरकार की ऋण आवश्यकताओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है और ये सरकार का ऋण का भुगतान करने के लिए यानी ब्याज का भुगतान करने के लिए जो पैसा लिया है उसके अलावे ब्याज का भुगतान करने के अलावे मतलब ब्याज का भुगतान के लिए जो सरकार पैसा लिया है उसको दिखाता है। और बाकी फॉर्मूला वही है जो ऊपर हम लोग अभी लिखे थे। था ना भाई? राजस्व घाटा का ये फॉर्मूला, राजकोषीय घाटा का ये फॉर्मूला और प्राथमिक घाटे का ये फॉर्मूला। ठीक है? बस और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। बस इतना ही इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट चीज़ है। इतना कर लो, मोटा-मोटी लगभग सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो, इस चैप्टर में बजट में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है या किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है समझना। क्वेश्चन आपको बजट में बेसिकली वो पूछ सकता है ना, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। बजट क्या है? बजट के उद्देश्यों को बताइए। सरकारी बजट क्या है? इसके प्रकारों को बताइए। इसके बाद पूछेगा राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्ति क्या है? पूंजीगत प्राप्ति क्या है? राजस्व घाटा क्या है? फिर पूछेगा आपका राजकोषीय घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे में अंतर बताइए। ठीक है? इसके बाद बजट क्या है? बजट संतुलन को बताइए। बजट संतुलन को बताइए। असंतुलित बजट क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? बस मोटा-मोटी यहीं से आपको सारा क्वेश्चन पूछेगा। बजट में किसी भी तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बजट में करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बाकी हम लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो चैप्टर्स बचा है उसको जल्दी से कवर करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है, जो 10 दिन के अंदर हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो बुक है उस पूरे का पूरा बुक को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। जैसे मान लो हम लोग के पास ये अगर इकोनॉमिक्स का बुक है, इकोनॉमिक्स का वही एसबीपीडी पब्लिकेशन वाला, तो इस पूरे का पूरा बुक को जो है हम लोग वो 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर हम लोग खत्म करेंगे। तो उन सारे क्लासेस को अटेंड ज़रूर करना क्योंकि अगर आपका इकोनॉमिक्स में 80% 90% लाने चाहते हैं, तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव सबका सब सही होना चाहिए। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।